चलो कोई नहीं। मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है? डेफिनेशन। जल्दी से कोई समझा दो अच्छी भाषा में। कौन से लोन देते हैं, कितने दिन के लिए देते हैं? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कितने दिन के लिए? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। ठीक है, बहुत अच्छा। 365 डेज से। याद रखना, बोथ लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है, ठीक है, सिर्फ एक चीज नहीं होती है। मनी मार्केट तुम्हारी अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में भी हो सकती है। ओके, फॉर्मल में तो होगी यहाँ भी हो सकती है। होता क्या है बेसिकली, क्या इसमें क्या कर सकते हो? कुछ भी फॉर्मल नहीं है, आपस में लेंडिंग हो रही है लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे तुम्हारे पहले मनी लेंडर्स होते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं, मनी लेंड कर दिया 1 साल का, मुंह जवा नहीं चल रहा। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा तो ऑफकोर्स उसके रूल्स होंगे, कोडिफाइड रूल्स होंगे, डिफाइंड पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो कोडिफाइड रूल्स होते हैं, तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स डिफाइंड होते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइंड होते हैं। ठीक, अपना सारा खेला पूरे मनी मार्केट का इसी थीम पे, रूल्स, पार्टिसिपेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। रेगुलेट कौन करता है इंडिया में मनी मार्केट? सेबी है, तभी कहाँ से आएगी मनी मार्केट में? आरबीआई करती है सिर्फ, ठीक है। कैपिटल मार्केट से नहीं आएगी। ओवरनाइट कॉल मनी, ठीक है, या कॉल मनी। नाम से हो रहा है जब बोरोइंग तुम्हारी 1 डे के लिए हो। ओके, दूसरा शॉर्ट टर्म और नोटिस मनी, ये काहे के लिए? 1 to 14 डेज। तीसरा टर्म मनी, मोर देन 14 डेज। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। ओवरनाइट कॉल मनी 1 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी 1 से 14 डेज के लिए, और टर्म मनी ग्रेटर देन 14 डेज के लिए, ठीक है। दो 2003 में हमने एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ये क्या, इनिशियली क्या होता था, मनी मार्केट लेंडिंग बोरोइंग होती थी, इट वाज बेस्ड ऑन द गुडविल। गुडविल इन द सेंस कोडिफाइड रूल्स वगैरह होते थे, बट इंटरेस्ट रेट्स जो होते थे वो गुडविल पे डिपेंड करते थे। जितना अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड या फिर जितना सेफर आपका ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से वेरी करता था। ओके, तो गुडविल अच्छी होगी तो इंटरेस्ट रेट लो होगा। जैसा कि मुझे बोरो करना है,
तो अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो मेरे लिए इंटरेस्ट कम होगा बिकॉज रिस्क कम है। मेरी गुडविल गंदी होगी तो मेरे लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। क्या इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है मनी मार्केट में? Yes, sir. नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। सीधे सोच सकते हो कि तुम्हारी जो बॉन्ड होती हैं, बॉन्ड यील्ड बदलती रहती है, ठीक है? कितना तो आरबीआई तो रेगुलेट करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी डिफरेंट, अभी आते हैं उस चीज पे। ये याद रखो कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वेरी करता रहता है। बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू करे, बट उस बॉन्ड की कितना डिमांड है, किस हिसाब से सप्लाई है, उस पे उसके इंटरेस्ट रेट, उसकी तुम्हारी बॉन्ड यील्ड डिपेंड करेगी, ठीक है? अभी बॉन्ड यील्ड जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा, ठीक? पार्टिसिपेंट कौन कौन है मनी मार्केट में? Who all are participants in money market? एक तो सबसे आरबीआई खुद ही पहले होगा। आरबीआई है। आरबीआई किसके बेस, किसके कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में होगा, ठीक है? एनबीएफसी, कॉर्पोरेट्स। कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, ठीक है? याद रखना आरआरबीज अब हैं 2020 के बाद, पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है? तीसरा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन से? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक्स और सिडबी, क्या? फिर प्राइमरी डीलर, ये ब्रोकर जो होते हैं तुम्हारे एनबीएफसी में रजिस्टर होते हैं, ठीक है? टॉप रेटेड कंपनीज, और छठा, इंडिविजुअल भी अब कर सकते हैं, पहले नहीं था, बट नाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है? पीवाईक्यू है ऑलरेडी। अब ये पूछ लिया एक चीज तो तुमको बाकी भी पता होने चाहिए, कितने ओनली वन ओनली टू करके पूछ सकता है, और क्योंकि इसके पूछ लिए कैपिटल मार्केट और अच्छे से फिर पता होनी चाहिए। टॉप रेटेड कंपनीज कैसे डिसाइड होंगी? जिनका नेटवर्थ इज नॉट लेस देन ₹4 करोड़। नेटवर्थ है, ठीक है? एक चीज याद रखना, नेटवर्थ जब कैलकुलेट होती है किसी कंपनी की, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट ही कैलकुलेट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट कैलकुलेट नहीं होते हैं, ओके? टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वेल डिफाइंड कोई वैल्यू होती है, वो टेंजिबल एसेट होते हैं। कैश हो गया, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। अब आ जाते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट पे। पार्टिसिपेंट सीख पढ़ लिए, इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और तीसरा कमर्शियल पेपर। तीनों नाम याद रखना। पीसीएस में तो ऐसे ही पूछ लेते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले आ जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
ऑफ कोर्स मनी मार्केट तो 365 दिन के लिए ही बोरो कर सकती है गवर्नमेंट। मतलब कि मेरे को इतना होप है कि तुम लोग को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में छोटा मोटा आइडिया होगा कि प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, एक तरीके के प्रॉमिस होती है कि तुमको हम देंगे, ठीक है, आरबीआई इशू करता है। बिल्स बोलते हैं, फिर सिक्योरिटी होते हैं तुम्हारी 91, 182 डेज या 364 डेज के, इनमें से किसी एक टर्म के होते हैं, ठीक है। अगर अच्छा 90 डेज से कम का बोरो करना हो तो क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है, 90 डेज से कम में होता, तो ये याद रखना। अगर तुमसे कल को कैश मैनेजमेंट बिल लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये नई चीज क्या है। 2010। अब दो तरीके की सिक्योरिटीज होती है, नॉर्मल सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स। बताओ तो भाई फर्क क्या होता है ट्रेजरी बिल्स और नॉर्मल सिक्योरिटी में? बता दो कोई लोग तो। T-bill short term है हाँ, नीड्स के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। T-bill शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट तो नॉर्मल बिल्स जो है तुम्हारे हो गए शॉर्ट टर्म ही होते हैं, लॉन्ग टर्म थोड़ी ना होते हैं। ये भी तुम्हारे 90, 180, 91, 182 और 364 के होते हैं। डिफरेंस क्या है नॉर्मल सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स में? पढ़ा तो होगा यार, ऐसा नहीं होगा नहीं पढ़ाया होगा, मान ही नहीं सकता। फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं। हैं, दोनों सिक्योर्ड होते हैं। कम ऑन, ट्रेजरी बिल तो पढ़ा होगा, इसे मत करो। T-bill से तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ना आरबीआई के थ्रू इशू करती है, वो बात की और कहानी नॉर्मल सिक्योरिटी कंपनीज बैंक भी कर सकते। नहीं यार, अच्छा, ये चलो मैं नॉर्मल सिक्योरिटीज में लिखता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। इसमें और ट्रेजरी बिल में क्या फर्क होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। नॉर्मल नॉर्मल सिक्योरिटी देखिए एक अच्छा मिनट, मैं ये मतलब ईयर तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं। टी कुछ बिल्स एक साल के अंदर तक ही रहते हैं सर। नहीं, इंटरेस्ट पे कुछ याद आ रहा है कि इंटरेस्ट कैसे वेरी करता है दोनों में? बोलो बोलो खुशी, कुछ बोलने जा रहे थे। सर चलो मैं ही बताता हूँ फिर। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, हाँ तो उसका मतलब क्या हुआ यूरो कूपन बॉन्ड्स का? मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा जब हम लेने जाएंगे। नहीं कशिश, तुम थोड़ा सा सही हो बट यू मिस अगेन, वही इंटरेस्ट वाली पॉइंट तुमने गलत बोल दी। इकोनॉमिक में नहीं, इंटरेस्ट वाली पॉइंट जो बात है तुमने जीरो कूपन बॉन्ड में गलत बोल दी। अब मैं बता देता हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 100 रुपए की, ठीक है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे तुमको एक इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट मान लो 91 डेज बाद कुछ उसका अमाउंट 105 हो जाएगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तुमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है।
अब ट्रेजरी बिल में क्या होता है, ट्रेजरी बिल में तुमको कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी इस ट्रेजरी बिल को जब इशू करेगी तो उस पर फेस वैल्यू उस ट्रेजरी बिल की होगी 105 रुपए, बट तुमको देने होंगे सिर्फ 100 रुपए। तो जब तुम इसको रिडीम करने जाओगे, जब तुम वापस दोगे तो तुमको 105 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपए, बट इंटरेस्ट मिलते मिलते तुमको 105 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो बैंक्स हैं वो अपना SLR जो होता है वो ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतना इंटरेस्ट इतना मुझे मिलेगा ही मिलेगा बाद में जब मैं रिडीम करूंगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया अभी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बिल्स फेस वैल्यू पे इश्यू होती हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप रिडीम करते हो तो इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलता है। ट्रेजरी बिल्स डिस्काउंट पे ऑफर होते हैं और जब आप रिडीम करते हो तो उनकी जो फेस वैल्यू होती है उतना अमाउंट आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये फेस वैल्यू जो लिखी होगी, यहाँ पे ये फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू इश्यू प्राइस होगा, यहाँ पे फेस वैल्यू इश्यू प्राइस नहीं होगा, डिस्काउंटेड प्राइस एक अलग सा होगा, वो आपको इश्यू प्राइस होगा। सबको सही समझ में आ गया? बेसिक, ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्स में। बोल दो हाँ ना कुछ तो। नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? अगेन RBI का रिटेल डायरेक्ट है प्रवाह पोर्टल या ऐप यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ओके। ई कुबेर भी है जिस पे RBI इशू करता है। ई कुबेर ये रिटेल के लिए है, ये जो RBI को करना होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दूसरे पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हाँ बोलो कशिश। Yes, sir. So actually, E-bills and G-Sec not really. तो वो इशू करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कौन करते हैं, कौन दोनों कर सकते हैं। अभी उस पे आते हैं, वो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बिल्स डिस्कस करेंगे ना तो उसको पूरा मैं बताऊंगा। सिर्फ वही इशू नहीं है, और भी इशूज हैं उसमें, ठीक है, तो उसको डिस्कस करूंगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इंडिया में 1989 में इंट्रोड्यूस करे गए थे, ओके। अनसेक्योर्ड है, अनसेक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स अगर होते हैं तो वो इशू करे जाते हैं। इशू कौन करता है? बैंक्स, ठीक है, जब उनको कोई शॉर्ट टर्म फंड की नीड होती है। किसको कर सकते हैं? ऑफ कोर्स जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करे जा सकते हैं। इसमें 7 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 दिन से लेके 365 डेज तक हो सकता है, 7 डेज से 365 डेज तक। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ₹5 लाख एंड इसका मल्टीपल, ओके। अगेन यहाँ भी डिस्काउंटेड प्राइस में कर सकते हो इशू, या इंटरेस्ट रेट के साथ कर सकते हो, लेकिन इसको टी बिल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। टी बिल्स आर स्पेसिफिकली जब गवर्नमेंट बिल्स
गवर्नमेंट इशू करेगी, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको टी बिल्स नहीं बोलोगे, बिल्स या बॉन्ड्स हमेशा गवर्नमेंट के साइड से आएंगे। एक एक्सेप्शन है इसमें, जो तुम्हारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, नाबार्ड, एक्सिम बैंक वगैरह, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं वो 2-3 ईयर का मिनिमम ये टाइम पीरियड है, 1 साल से 3 साल के लिए। उनके लिए वो 1 साल के नीचे वाला पीरियड नहीं होता। ओके, अच्छा, एक चीज हम लोग ने पढ़ी थी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ना, रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक्स के लिए फिर ये ऑप्शन क्यों अवेलेबल है? सिंपली कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन मार्केट, सर एक बार रिपीट कीजिए। बैंक आरबीआई जो होती है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना, रेपो रेट के अंदर बैंक्स लोन ले ले, ओवरनाइट भी अवेलेबल है तुम्हारा, तुम्हारा एसडीएफ अवेलेबल होता है। तो व्हाई बैंक विल ऑप्ट फॉर दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? नहीं पता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मार्केट तुम्हारी सिचुएशन से ऐसी होती है ना कि तुमको मार्केट में या फिर किसी बैंक का मान लो बहुत अच्छी गुडविल है, तुम्हें मे भी रेपो रेट से सस्ते में शॉर्ट टर्म फंड्स मिल रहे हो। ओके, तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है बैंक के पास, बट नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल कंडीशन में बैंक्स हमेशा सबसे पहले आरबीआई के पास ही जाएंगे। वंस दैट एलएफ फैसिलिटी एग्जॉस्ट हो गई है उनकी, बिकॉज एलएफ में हमने पढ़ा था ना एक लिमिटेशन होती है 0.25% ऑफ एनडीटीएल, वो एग्जॉस्ट हो गई, तब तो तुम बोरो नहीं कर सकते हो आरबीआई से, देन यू कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, इन कंडीशन के लिए ऑप्शन अभी भी बैंक के पास है। ये टर्म सुने हैं कभी, लाइबोर, माइबोर, टाइबोर, यूरिबोर, क्या है? अच्छा पहली बार ना मैं दिया लेकिन पढ़े नहीं। वेरी गुड, क्या जरूरत है पढ़ने, किसी दिन जब यूपीएससी में आ जाएगा तब पढ़ेंगे सीधे। होता क्या है, जब लंदन में पहले बैंक जब आपस में बोरो करती थी, अब आपस में बोरो करे तो इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होगा, किस इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना है? तो जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे चलता था वो चलता था ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, उसको एज अ होल बोल देते थे लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, सब इंटरेस्ट रेट है। लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। माइबोर भी इसीलिए इसी तरह इंडिया का है, मुंबई इंटर बैंक, ये इंडिया का है, ठीक है। मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, जहां पे इंडिया में जो बैंक है वो आपस में एक दूसरे को लेंड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड के लिए। जापान में टाइबोर होता है ये जापान है, ऑफ कोर्स टोक्यो। और तुम्हारा जब यूरो जोन में करते थे तो उसको यूरिबोर कहते थे। ओके,
बट अभी तुम्हारा एक चलता है सेक्योर्ड फंडिंग फाइनेंसिंग रेट, ठीक है, SOFR। ये बेंचमार्क की तरह काम करता है। अब मेरा क्वेश्चन, सेट ऑफ डिपॉजिट बैंक ने इशू किया, ठीक है, बैंक के पास पैसे है, क्या बैंक को इस पे SLR और CRR मेंटेन करना होगा? क्या ये इनके NDTL का पार्ट होगा जिसकी वजह से इनको ये काम करना पड़ेगा? बताओ। बताओ भाई। नहीं नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अगर कोई भी पैसा बैंक ले रहा है उसको डिपॉजिट की तरह ही काउंट होगा एंड इट विल बी कैलकुलेटेड इन द NDTL, जिसकी वजह से SLR और CRR मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को, उसके लिए याद रखना है बात, ठीक है। ठीक है, अगला कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किस चिड़िया का नाम है? ये कौन इशू करता है? 1980 में आए थे। व्यापारी द्वारा। ये व्यापारी, कॉर्पोरेट्स। अरे यार फिर याद दिला दिया करो, मैं जब ऐसे मजाक में बोलने रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड टॉप रेटेड कॉर्पोरेट। अच्छा बताओ, मैं अपने नोट्स पढ़ने लगा, सॉरी। NBFC वगैरह भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। NBFC इसी के अंडर आएंगे, कमर्शियल पेपर के अंदर। NBFC वहां नहीं आएंगी कॉर्पोरेट तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, ठीक है, याद रखना। अगेन इनकी मैच्योरिटी भी वही होती है 7 से 365, ओके। मिनिमम अमाउंट वही 5 लाख। अगेन डिस्काउंटेड और इंटरेस्ट दोनों पे हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो कमर्शियल पेपर होते हैं, जो इसमें तो हमेशा देखोगे रेटिंग्स आती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो कमर्शियल पेपर को रेट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसे कंपनी की हेल्थ वगैरह सब कुछ है, ओके। तो 1000 करोड़ से अराउंड, मतलब 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी कॉर्पोरेट ने इशू किया है कमर्शियल पेपर, तो उसको 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, तभी वो इशू कर सकता है, ठीक है। यहां तक एक का चल जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको 2 चाहिए होंगे, ठीक। अब इसमें अलग अलग होती, सिंपली समझते हो, अगर क्रेडिट रेटिंग तुम्हारी नीचे होगी तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, हाई की लो, मतलब कि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट का रिस्क हाई होगा, ठीक।
अगर तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो इंटरेस्ट का रेट लो होगा, तुम्हारी रिस्क लो होगी तो तुम इन्वेस्टमेंट इसमें आसानी से ले सकते। यहाँ पे तुम्हारी डिफिकल्टी होगी लेने में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी की अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बुरा कर रखा है रेटिंग तो हम लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, तो हमको इंटरेस्ट रेट लुक्रेट रखने पड़ेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तुम अपने अकॉर्डिंग मैटर कर सकते हो बिकॉज लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अच्छा तुमको किया है, ठीक। हम्म, इन्फ्लेशन इंडेक्स, अच्छा बॉन्ड में ही पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कशिश ने पूछा था स्टेट के बारे में, ठीक है, स्टेट कौन कौन सी चीजें इशू कर सकती हैं, पहले तुम लोग आइडिया दो फिर मैं बताऊंगा कितना आइडिया है। इतना तो पता है स्टेट लोन्स तो मार्केट से उठा सकती हैं, ठीक है। जो स्टेट की डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, जो डेटेड सिक्योरिटी मतलब कितनी डेट की सिक्योरिटी है, 91 पे 184 365, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है, STLs। अगेन सब कुछ बहुत सिमिलर है यहाँ पे तुमको जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज गिवन हाफ ईयरली, ओके। उसके बाद क्या ये SLR के लिए एलिजिबल होती हैं? बोलो बोलो। शायद नहीं, शायद नहीं। होती हैं, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म लेते हैं ना, कुछ भी अगर लोन लिए ना। क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या करना? क्या ट्रेजरी बिल्स इशू करती हैं स्टेट गवर्नमेंट? यस सर, करते हैं। और कोई? नहीं करती है। ट्रेजरी बिल्स नहीं इशू करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना। कशिश
डाउट? कशिश? हेलो। हाँ कशिश, कुछ इसके अलावा हाँ कुछ ऑडिबल। पूछना है? हाँ जी। हम्म, सर बेसिकली जैसे जो टेबल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, हाँ और जो नॉर्मल G6 होते हैं क्या वो स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म G6 होते हैं? इशू कर सकते हैं उनको, लेकिन नहीं बोलते हैं उनको, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। अच्छा, ठीक उसे है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। हाँ ये ओके डेटेड सिक्योरिटीज तुम्हारी कोई भी हो सकती है, ओके, बट इट ओके। विल नेवर बी कॉल्ड GSEC, इट विल बी कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक, ये डिफरेंस। सर कमर्शियल पेपर हो गया, बस कमर्शियल पेपर में ये याद रखना NBFC कमर्शियल पेपर करती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं करती हैं। फंसाएगा तो यही फंसाएगा तुम्हें, ओके। बाकी याद ही रहेगा, कॉर्पोरेट्स करते हैं, बैंक करते हैं, वो गवर्नमेंट का है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? हाँ, बहुत सिंपलर टर्म में अगर वेलोसिटी ऑफ मनी पढ़ोगे, इट इज नथिंग बट हाउ फास्ट या हाउ फ्रीक्वेंटली मनी चेंजेस हैंड्स। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मनी। मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं उस 10 रुपए को अगर अपने पास रखा रहूंगा हमेशा के लिए, तो उसका इकोनॉमी पे सिर्फ 10 रुपए का इम्पैक्ट होगा। बट वो 10 रुपए अगर मैं किसी और को दूंगा, फिर वो 10 रुपए किसी और को देगा। मैंने मान लो खुशी को दिया, खुशी ने दीपिका को दिया, दीपिका ने आशु को दिया, आशु ने रमेश को दिया, रमेश ने कशिश को दिया। उस 10 रुपए से उस 10 रुपए का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज वही सेम 10 रुपए की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। वो बहुत फ्रीक्वेंटली पैसे चेंज कर रहा है, वो सॉरी हैंड चेंज कर रहा है। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, कि 1 लाख रुपए अगर हैं, 1 लाख रुपए अगर हैं, अगर इसको घर में रखे रहोगे, उन्होंने सिंपल एक कंडीशन दी थी, 1 लाख रुपीज अगर आप जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, वेलोसिटी ऑफ चेंज होगी नहीं चेंज होगी, सेम रहेगी, या उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ऐसा हमेशा याद रखो। जब भी तुम बैंक में भी अगर पैसे जमा कर रहे हो, तो बैंक अपने पास रखता नहीं, उसको लोन के लिए देता है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी बढ़ेगी, ओके। नियर मनी क्या होता है? सॉरी, अच्छा पहले ये छोड़ो। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? वो क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ मनी और मनी मल्टीप्लायर मिला के जो पूछा था, जो मैं बता रहा था। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर में सिंपली यही समझो कि जब भी कोई डिपॉजिट जो है वो बैंक के पास आता है, ठीक, बैंक उसमें से CRR SLR अलग करेगा, और जो बाकी डिपॉजिट है उसको लोन के फॉर्म में चला देगा। अब लोन के फॉर्म में जिसके पास गया,
ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे होगा वो या तो उसका कंजम्पशन करेगा या तो इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों फॉर्म में क्या होगा, अगेन वही सेम पैसा फिर किसी के पास गया, पर्सन 3 के पास गया। अब पर्सन 3 उसको जब वापस करेगा आके तो अगेन वो बैंक चला देगा। तो इसको बोलते हैं कि एक सेम 100 रुपए का नोट कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार वो यूज होगा उतनी बार वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आज उसका बैंक ने नया 100 रुपए था, वो किसी पर्सन को दिया, उसकी वैल्यू अभी 100 रुपए है। जैसे ही वो 100 रुपए किसी और के पास गए उसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मनी मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नियर मनी क्या होता है? नियर मनी पॉलिसी नहीं कर रहा हूँ, नियर मनी क्या होता है? ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि इजीली कन्वर्टेड हो कैश में, उनको बोलते हैं नियर मनी। ठीक है, पैसा आपके पास है। सर क्वासी मनी और नियर मनी सेम होता है क्या? कौन सा? क्वासी मनी कोई कर देता है। क्वासी मनी हम्म, तो नहीं सुना मैंने, क्वासी मनी। हाँ, सेम होता है। ठीक है, हाईली लिक्विड कैश, हाईली लिक्विड एसेट जो होते हैं। अब लिक्विडिटी कैलकुलेशन कैसे होती है? M0 M1 M2 पढ़ाई होगा, पढ़ा है ना? पढ़ा है। तो M0 क्या होता है? करेंसी या कॉइन जो कि पब्लिक के पास है, प्लस रिजर्व्स विद द RBI। ओके, M1 होगा तुम्हारा M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, M3 M1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, M4 M4 इज तुम्हारा M3 प्लस all the deposits with post office except national saving certificates and KCC। ठीक है, ये दोनों का एक्सेप्शन है। सिंपल क्या है? M0 ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, है ना? फिर M1 उससे कम, M2 उससे कम, M3 उससे कम। ओके, रिजर्व मनी किसको बोलते हैं इसमें से? शायद M2 को। इधर याद रखो, रिजर्व मनी जो रिजर्व बैंक के पास है, ऐसे याद कर लो M0। ठीक है, नैरो मनी M1 M1, ब्रॉड मनी M3 M3। ओके, लिक्विडिटी ऊपर से नीचे तुम्हारी कम होती जाएगी, याद रखना। मोस्ट लिक्विड M0 बिकॉज जो पब्लिक के पास होगा सबसे ज्यादा तुम। हाँ, ठीक, M0 भी पढ़ा।
मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बता दो। ऐसे नहीं करो, बता दो भाई। ठीक है, M3 अपॉन M0, M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद द बैंक और M0। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला? जो क्वेश्चन पूछा था 1 लाख अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो मनी मल्टीप्लायर पे क्या फर्क होगा? इफ योर M0 इज लेस, यानी करेंसी विद पब्लिक इज लेस एंड रिजर्व बैंक के पास जो तुमने CRR के फॉर्म में मेंटेन किया वो कम है, तो तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। M3 में क्या है? बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो अगर तुम्हारे रहेंगे तो ज्यादा रहेंगे तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा। याद रखना, पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। M1 इज मनी M0 प्लस DD ऑफ बैंक्स और M3 M1 प्लस DD ऑफ बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस का कोई रोल नहीं है। अगेन, पोस्ट ऑफिस लोन्स के फॉर्म में नहीं करते हैं, इसीलिए उनका मनी मल्टीप्लायर में इफेक्ट नहीं है। ठीक, तो अगर मैं 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करूं जाके तो मनी मल्टीप्लायर विल बी सेम। क्या क्वेश्चन देखा है याला? क्या क्या खुला रहता है? मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला PYQ बताओ भाई। अरे ये क्या हुआ? स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों बंद होगी? मनी मल्टीप्लायर PYQ। दो 2019 का मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑन द फॉलोइंग। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दोगे, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दोगे, यानी M0 बढ़ा दोगे तो नहीं होगा। बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, यस, बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो M3 बढ़ेगा, हो जाएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगेन M0 बढ़ेगा, नहीं होगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन तुम्हारा 2 है। और कोई दे रखा है? दे रखा है। एक और क्वेश्चन था यार, डिपॉजिट $1 लाख विड्रॉ था, सॉरी। If you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be,
reduce होगा, increase होगा 1 लाख से, increase it more than 1 लाख, या leave it unchanged? तो आंसर leave it unchanged होगा, बिकॉज तुमने बैंक से निकाल दिया, अब वो तुम्हारे पास है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो इस बार भी तो आया था ना। वो तुम्हारा वो कैलकुलेशन था, दूसरी थी वो जो बोल रहे हो ना, प्राइम अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट और वो सब, हाँ हाँ वो फिस्कल डेफिसिट वगैरह पे, तो वो नहीं था। मतलब कि ये क्वेश्चन ये 2020 का है शायद, तो ये साल लाइन से लोग यूपीएससी ने पूछा, 2020 2021 में भी आया था, ठीक है। तो इस बार अगर उन्होंने फिस्कल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट पकड़ लिया है, ठीक है, तैयार रहना, अगले साल वो कुछ ना कुछ फिर डालेंगे, उनकी आदत है, जो चीज़ वो इकोनॉमी में पकड़ लेते हैं वो दोबारा वो कंसेप्ट को रिपीट करके फिर डालेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इट अनचेंज क्यों है? क्योंकि तुमने विड्रॉ कर लिया बैंक से निकला, तो बैंक उसको दोबारा कहीं किसी को दे नहीं सकता, ओके। तो कोई इफेक्ट नहीं होगा 1 लाख रुपए का इकोनॉमी में। अगर तुम डिपॉजिट करते तो उसका इफेक्ट 1 लाख रुपए बढ़ जाता, ठीक है, इंक्रीज 1 लाख रुपए से, समझे? तो ये था हमारा मनी मार्केट, 60 मनी मार्केट का समापन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। कैपिटल मार्केट कल पढ़ेंगे हम लोग, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट तो कवर कर ले जाएंगे, लेकिन कैपिटल मार्केट जैसे शुरू हो जाएगा फिर हम लोग को उसमें शेयर डिबेंचर्स वगैरह में, उसमें टाइम लगेगा, तो उसमें बहुत सी कनेक्टेड चीज़ें हैं आपस में।